जय हिंद दोस्तों चाइना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। अब मैं इसी मामले में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि चाइना इस दुनिया में खतरा कैसे बन चुका है, या आपके और मेरे मामले में, या मेरे लिए और आपके लिए एक हर दुनिया के आम आदमी के लिए खतरा किस तरीके से बन चुका है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, यानी UPSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर NCERT के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये NCERT के जो कंसेप्ट्स हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के मतलब NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट GS पार्ट है वो सारा पढ़ाया जाएगा। आपको PT और मेंस के अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों असलियत में अब आप बात आ जाती है फीस की, तो फीस के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग हम आपसे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी पॉकेट पर बिना असर डाले ये आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू करवाएगी। तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए, और जितना जल्दी आप कॉल करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। टॉपिक हमारे लिए चाइना दुनिया के लिए आज के दिन सरदर्द बना हुआ है। तो सवाल ये है, चाइना को रोकना क्यों ज़रूरी है, और ये जो चाइना है ये दुनिया के लिए खतरा किस तरीके से बन चुका है। दोस्तों असलियत में अगर आप चाइना को मोटे तौर पर देखें तो हम खतरा एक तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री फॉर्म में देखते हैं। लेकिन अगर आप मिलिट्री फॉर्म में ही खतरे को देख रहे हैं, यानी सेना के तौर पर के आएगा, मारेगा, गुलाम बना लेगा, असलियत में सिर्फ इतनी सिचुएशन नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजिकली देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी आज के दिन चाइना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो आर्थिक तौर पर भी चाइना जो है वो सबसे बड़ा खतरा इस दुनिया के लिए बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी की फ्रीडम के लिए भी चाइना जो है वो खतरा बन चुका है। तो शुरुआत किस तरीके से करते हैं ये समझिए। वी लिव्स इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, या वर्ल्ड ही कह सकते हैं। और इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एवरीवन हैव हिज ओन वॉइस। हर किसी की अपनी जो है आवाज़ होती है, यानी मैं जो कहना चाहता हूँ वो मेरे विचार हैं, आप जो कहना चाहेंगे वो आपके विचार हैं। आपको आपके विचारों की फ्रीडम है, मुझे मेरे विचारों की फ्रीडम है। आपको आपके विचार जो हैं वो फ्री, मतलब आप खुले तौर पर कह सकते हैं। मैं अपने विचार खुले तौर पर रख सकता हूँ। कब तक? जब तक कि मैं किसी की इमोशंस को हर्ट ना करूं, किसी के बिलीव्स को हर्ट ना करूं, किसी की भावनाओं को और किसी के विश्वास पर चोट ना करूं। ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, हर लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है, हर मल्टी पार्टी ही सिस्टम कहेंगे उसमें होता है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी गवर्नमेंट्स को आईना दिखाते हुए, हम अपनी सरकारों को आईना दिखाते हुए उनको ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो आपको ठीक लग रहा है वही ठीक हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हमें भी ठीक लग रहा है वो भी ठीक हो। डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खास बात है। यही रीज़न है हम लोग आए दिन प्रोटेस्ट्स करते हैं, सरकार का खुले तौर पर क्रिटिसिज्म करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, और गवर्नमेंट हमारे उन क्वेश्चंस का जवाब देना ज़रूरी, मतलब उसे जवाब देना पड़ता है। वरना हमारे पास एक वोटिंग राइट होता है जिसके द्वारा हम खुले तौर पर उस सरकार को गिराते हुए देर नहीं लगाते। और जिस तरीके से हम उस सरकार को गिराते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2014 याद होगा,
कांग्रेस, जो किसी टाइम पर देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज के लिए 3 डिजिट नंबर्स में आने के लिए तरस रही है। इसी तरीके से हम बीजेपी को भी नहीं छोड़ते। अगर आप दिल्ली वालों को देखें तो लोकसभा में 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और अगर लोअर लेवल पर विधानसभा लेवल पर देखें तो लगभग सारी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। यही हाल उड़ीसा का भी है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर लोकसभा लेवल पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही उसे स्टेट लेवल पर देखते हैं तो पता लगता है बीजेपी कहीं आसपास खड़ी हुई भी नजर नहीं आ रही है। यही चीज वेस्ट बंगाल में, यानी ये जो वोट है ये भी एक हमारा एक्सप्रेशन है, और इसी एक्सप्रेशन के चलते हम लोग अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख पाते हैं। लेकिन यहां चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक रजीम नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट रजीम है। और कम्युनिस्ट रजीम का मतलब यह है कि वहां पर असलियत में सिंगल पार्टी रूल है। अब क्योंकि यहां पर सिंगल पार्टी रूल है तो ऑब्वियस सी बात है आइडियोलॉजी भी सिंगल आइडियोलॉजी होगी, और कहीं ना कहीं दूसरी जो अदर आइडियोलॉजीज होंगी वो एनिमी की फॉर्म में देखी जाएंगी। दूसरी जो विचारधारा होगी, जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही, उन्हें दुश्मन माना जाएगा और उन्हें ब्रूटली कुचलते हुए देर नहीं लगाया जाएगा। चाइना जैसे बार्बरिक नेशन को अगर आप देखेंगे, बर्बर देश को देखेंगे, आइडियोलॉजिकली जिसे कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइज, या यूं कहें आइडियोलॉजिकली बहुत ही अत्याचारी देश को अगर देखेंगे, वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो 1989 के अंदर थिएननमेन स्क्वायर के अंदर, जहां अभी ये इनका जलसा हुआ है, 70,000 बंदे इकट्ठे हुए, वहां पर 10,000 स्टूडेंट्स को जिस तरीके से ख़त्म किया गया, वो चाइना के कम्युनिस्ट रजीम का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये कम्युनिस्ट रजीम कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे आप रशिया के अंदर देख लें, चाहे आप बेलारूस के अंदर देख लें, चाहे आप चाइना के अंदर देख लें। जिस भी इंसान ने एक आवाज उठाई इस रजीम के अगेंस्ट, उस इंसान को बुरे तरीके से कुचल कर रख दिया, खत्म कर दिया गया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और यही रीजन है जिस तरीके से हम अपने देश के अंदर खुले तौर पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वहां क्रिटिसाइज करना तो छोड़िए, अगर आपने छोटा सा ये सवाल पूछ लिया कि गलवान वैली में चाइना के कितने सैनिक मारे गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि 4 सैनिक जो शहीद बताए गए हैं उतने मारे गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मारे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है इतनी देर में तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। रातों रात कौन से डॉक्टर को गायब कर दिया जाता है, रातों रात के उनसे साइंटिस्ट को गायब कर दिया जाता है, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। और यही सिचुएशन है दोस्तों, और एक ये रीज़न है, और यही एक सिचुएशन है, ये एक रीज़न है कि चाइनीज़ रजीम अगर दुनिया में आती है तो सबसे बड़ा खतरा है। और ये रियलिटी है, क्योंकि ये लोग असलियत में धीरे धीरे करके आपकी सारी फ्रीडम आपसे छीनते चले जाते हैं, और बहुत ही लिमिटेड वे में आपको बोलने का मौका मिलता है, सिर्फ इतना ही जिसमें सरकार की बुराई ना हो। चाहे वो सरकार दुनिया की सबसे बुरी सरकार क्यों ना हो, लेकिन आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। वहां पर गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट वाली सिचुएशन होती है, सरकार हमेशा ठीक है, यही परिस्थिति वहां पर होती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप दोस्तों यहां देखते हैं तो हमारी जब आम आदमी की फ्रीडम पे खतरा है, तो ऐसी सरकार से अगर आप बचकर नहीं रहे तो ये समझ लीजिए मामला खराब है। यहां फिर आपकी बुद्धि के ऊपर, मतलब जिसे कहते हैं ना, पत्थर पड़ चुके हैं। अगर ऐसी सरकार को या किसी ऐसे देश को आप बड़ाई कर रहे हैं जो आपकी सब कुछ देकर एक पिंजरे में, आपको सोने के पिंजरे में कैद करके कहे कि देखो मैंने तुम्हें सोने का पिंजरा दे दिया है, अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अब जो मैं करूंगा वही ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट रजीम हमेशा ऐसी ही होती हैं। ये रजीम आप केरला के अंदर देख सकते हैं। यही कम्युनिस्टों की जो रजीम है, माओवादी या नक्सलवादियों की फॉर्म में अलग अलग लोगों में देख सकते हैं। तालिबानियों से लोग कम नहीं होते। और सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से अपोजिशन को कुचलने की एक प्रथा कम्युनिस्टों ने उनके खून के अंदर डाल दी है, और जिस तरीके से अपोजिशन को इलेक्शन के बाद भी
चुन चुन के मारा जाने की प्रथा होती है, ऐसे जो बार्बरिक जो लोग हैं, बर्बर जो लोग हैं कम्युनिस्टों के, इनसे बच के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां समझिए चाइना इस दुनिया के लिए खतरा कैसे है। असलियत में चाइना हमारी पूरी दुनिया के ऊपर एक टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता है। टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री, इस टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री का मतलब यह है कि तकनीकी तौर पर दुनिया के ऊपर अपनी एक विजय प्राप्त करना चाहता है, एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस डोमिनेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहां पर ताइवान का है, जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाता है। और वो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दुनिया के 63% सेमीकंडक्टर्स ताइवान बनाता है और अप्रॉक्सीमेट 6% के करीब वही सेमीकंडक्टर्स चाइना बनाता है। यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगे हुए होते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इन सेमीकंडक्टर्स की क्वालिटी के अंदर भी बदलाव आता चला जाता है। अब यहां ताइवान एक टारगेट है। ताइवान पर कब्जा करने का मतलब यह हुआ कि यह पूरी की पूरी 63% सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये चाइना के कंट्रोल में चली जाएगी। और अपनी मिला दी जाए तो दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना डेवलप कर रहा होगा। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया के 70% इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन सबके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल चाइना का होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर कोई भी एक इक्विपमेंट जो अगर नेट से जुड़ता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाइना ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती चली जाती है। यहां तक कि हमारे घरों के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा भी जो हैं, अगर वो सीसीटीवी कैमरा नेट से कनेक्टेड हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस कैमरा की सारी इंफॉर्मेशन जो है नेट के थ्रू होते हुए चाइना के किसी मास मीडिया या किसी भी साइबर सेंटर के अंदर जाकर इकट्ठी हो रही हो और वहां वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करने की कोशिश कर रहा हो। तो सोचकर देखिए, हमारे मोबाइलों के डाटा से लेकर बैंक अकाउंट डाटा से लेकर बिजली के बिल से लेकर हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि चाइना के पास इकट्ठी होती जा रही है। अब नॉर्मली आप कहेंगे ये इंफॉर्मेशन तो फेसबुक के पास भी है, ये इंफॉर्मेशन गूगल के पास भी है, ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के अंदर भी स्टोर होती है, बिल्कुल जो उन्होंने अपने सर्वर्स बना रखे। लेकिन असलियत में यहां अगर आपसे देखा जाए तो भले ही अमेरिका ने ये चीज़ें बना रखी हैं, लेकिन वहाँ पर और चाइना में फ़र्क ये है कि अमेरिका उस चीज़ का इस्तेमाल मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट के अंदर करता है। मार्केट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कर रहे होते हैं ये लोग। लेकिन चाइना की अगर आप बात करें तो वो आपके मेंटली सोच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो पूरी ताकत से कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी एनर्जी या पूरी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और उसके दिखाए हुए दुनिया के इर्द गिर्द घूमे, इससे इधर उधर ना जाए। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि अगर ये पूरा चला जाता है एक ताइवान, तो एक इंपैक्ट तो ये होगा कि पूरी की पूरी दुनिया की जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है उसका 70% प्रोडक्ट्स के ऊपर चाइना का कब्जा होगा, जिसका सीधा सीधा असर इकोनॉमिकली ये होगा कि आप चाहें या ना चाहें आपको चाइना के दरबार में माथा टेकना पड़ेगा कि जनाब हमें ये दे दो और हमें वो दे दो। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी चाइना को अचीव होगी उसका अल्टरनेट दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है या अगला थॉट क्या होगा। अब सोचकर देखिए, यहां पर चाइना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो यहां अभी ताइवान के ऊपर जो भी लड़ाई चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन दो तरीके से, क्योंकि अभी चाइना जो है वो हांगकांग के अंदर उलझा हुआ है और हांगकांग के अंदर पूरी ताकत से डेमोक्रेसी को किल करने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहां इस तरीके के नेशनल सिक्योरिटी लॉज बनाए गए हैं कि जो भी यहां पर कानून तोड़ता हुआ पकड़ा गया उसे उठाकर चाइना के अंदर ले जाया जाएगा और वहां उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने कत्ल इंडिया के अंदर किया
और कोर्ट अमेरिका की डिसाइड करेगी। ऐसा थोड़ा ना होता है, जहां कत्ल किया कोर्ट भी तो वहीं डिसाइड करेगी। तो इंडिया में तो यहां तक है कि अगर आपने कोई क्राइम तमिलनाडु में किया है तो तमिलनाडु के क्राइम के लिए तमिलनाडु के अंदर जो लॉज इंप्लीमेंट हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या सजा दी जाए या क्या नहीं दी जाए। तमिलनाडु का भले ही केस अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस किसी दूसरे स्टेट में जाएगा, तो भी केस को सुनने के लिए जिन कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा वो सारे तमिलनाडु के अंदर जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं उनका। कुछ केस लॉज ऐसे हैं या कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में लागू होते हैं। वही चीज हांगकांग चाहता है कि हम एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं। चाइना ने हमें 2050 तक डेमोक्रेटिक रूल, वन कंट्री टू सिस्टम्स का वादा किया था, अब आप तोड़ क्यों रहे हैं? यहां पर हांगकांग को असलियत में चाइना जो है वो अपने अंदर खुले तौर पर मिलाकर पूरी दुनिया को ये चुनौती दे रहा है कि तुम सारे सिस्टम भाड़ में जाओ, हांगकांग हमारा है तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। और यहां तक कि हांगकांग जो एक टाइप से दुनिया का इकोनॉमिक हब होता था, लगभग 1 करोड़ के आसपास वहां लोग रहते थे, उन सबको अपने कंट्रोल में उठाकर ले लिया, इकोनॉमिक सिस्टम को कब्जे में ले लिया। अब यहां ताइवान के ऊपर जो शोर हो रहा है या ताइवान के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है चाइना का, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक कि दुनिया ताइवान के मामले में इतनी बुरी तरह फंसी रहे कि हांगकांग में चाहे चाइना जो भी कर रहा है उसके ऊपर किसी की नजर ही ना जाए, बात ही ना हो, डिस्कशन ही ना हो। देख सकते हैं हांगकांग का कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन जितना बार्बरिज्म, जितनी एट्रोसिटीज, जितने अत्याचार चाइना हांगकांग में कर रहा है इस समय पर कहीं नहीं हो रहे हैं। मामला अब दूसरा हांगकांग के बाद देखेंगे तो ताइवान का दूसरा मामला क्या है। दोस्तों, ताइवान के ऊपर कब्जा करने, ताइवान के ऊपर इस टाइम पर शोर मचाए रखने का मतलब यह है कि असलियत में इसे डिस्प्यूटेड रीजन बनाए रखो, और जब भी आगे समय मिले तो चाइना इसमें अपना यह दावा कर सके कि यह कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, शुरू से यही डिस्प्यूट चलता आ रहा है। और मेरा स्टैंड ताइवान के मामले में यही है कि मैं ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंदर सिंगल चाइना का हिस्सा है। अब इससे अगली सिचुएशन समझिए। अगर ताइवान, व्हाट इफ ताइवान फॉल्स टू चाइना, तब क्या होगा यदि ताइवान चाइना के हाथों गिर जाता है या ताइवान को चाइना के हाथों हार बैठते हैं। तो दोस्तों, असलियत में उसका होगा इसका ये असर होगा कि ताइवान, फिर उसके बाद चाइना जो है उसका मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो जाएगा ऑल ओवर दिस वर्ल्ड। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल होगा इस दुनिया के ऊपर, जिसे कहते हैं कि एक छत्र राज होगा। एंड इट वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड टू स्टॉप चाइना इन एनी वे। फिर चाइना को किसी भी तरीके से रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वो जहां जहां जिन जिन इलाकों पर दावा कर रहा है उन सब पर खुलकर कब्जा करेगा, चाहे वो पूरा मंगोलिया हो, चाहे वो पूरा सेंट्रल एशिया हो जिसके अंदर मैक्सिमम इलाकों पे वो अपना दावा ठोकता है, चाहे ये साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, इन सब इलाकों पर चाइना खुलकर दावा ठोकेगा और पूरी दुनिया में कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद चाहे ये साउथ ईस्ट एशिया हुआ, चाहे फिलीपींस, इंडोनेशिया हुए, चाहे वो इंडिया का लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान तक का रीजन हुआ, चाइना इन सब पे कब्जा करेगा। डायरेक्ट इनकी फोर्सेस यहां घूमती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद इंडिया जैसे देश या कोई भी चाइना के एम्बिट में आने वाला देश होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट भी चाइना की बताई हुई बनेगी, यानी वो आसपास के अपने देशों को लगभग एक तरीके से गुलाम बना लेगा। ये सच्चाई है। चाइना लगभग एक तरीके से
मतलब अपने आसपास के देशों को गुलाम बनाएगा, फिर उसे उस हिसाब से रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसके एक तो हौसले बुलंद होंगे और दुनिया की औकात देख लेगा। अभी भी ताइवान के मामले में यही कर रहा है। जिस तरीके से चाइनीज फाइटर जेट्स आए दिन ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करके उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, आउटकम क्या है उसका जो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना बिहेवियर है, वो क्या है, क्या शो कर रहा है? वो यही चीज शो कर रहा है असलियत में कि भैया मुझे, मतलब वो पेशेंस चेक कर रहा है, पेशेंस चेक कर रहा है अमेरिका का और नाटो नेशंस का। अमेरिका और नाटो नेशंस इस ताइवान के मामले में क्या कहते हैं, वो पेशेंस चेक कर रहा है। और उस पेशेंस चेक करने के अंदर अमेरिका और जो नाटो नेशंस की या G7 कंट्रीज की जो बुरी हालत है, वो कांपते हुए शब्दों के अंदर चाइना को अपोज कर रहे हैं। तो उसमें साफ पता लग रहा है कि इन देशों के अंदर इतना कैलिबर नहीं बचा या इतनी ताकत नहीं बची कि वो चाइना को अपोज कर सकें। और चाइना इस चीज को क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, इसका बेनिफिट ताइवान के ऊपर दबाव बनाकर दिखाई दे रहा है। यही रीजन है इस समय पर मैक्सिमम स्कॉलर्स इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं या मान चुके हैं कि इस समय पर ताइवान के मामले में या किसी भी मामला में चाइना को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चाइना को नहीं रोका गया तो जिस तरीके से रशिया 1946 में ग्रीस से लेकर दुनिया के बाकी देशों में फोर्सफुली अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बनाता था, एग्जैक्टली इसी तरीके से अब चाइना फोर्सफुली अपनी गवर्नमेंट्स बनवाएगा बाय हुक और बाय क्रुक। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दिन आप नेपाल के अंदर देख पा रहे हैं कि नेपाल के अंदर जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट लाई गई, और जिस तरीके से कंबोडिया के अंदर भी गेम्स खेले गए सरकारें बनाने बिगाड़ने के, जिस तरीके से म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल मतलब मिलिट्री कू करने के बाद सिस्टम को चेंज किया गया, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और नेपाल का तो मैं एग्जांपल बता ही चुका हूं, केपी शर्मा ओली सरकार कम्युनिस्टों की। तो अभी चाइना थोड़ा बहुत खेलना शुरू कर चुका है, लेकिन ताइवान पर कब्जा करने के बाद वो ये खेल खुलकर खेलेगा। और यहां तक कि डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लीडर्स हैं, हो सकता है उनको उखाड़ के ही फेंकना शुरू कर दे। तो दोस्तों यहां अगर आप देखते हैं तो यहां एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की कैपिटलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और खास बात बताऊं दोस्तों, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कम्युनिज्म को अपोज करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ था जर्मनी के अंदर, ऐसा ही सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है। और ये कहीं ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है कम्युनिस्टों की रेजिम से। आगे देखते हैं इसमें होगा क्या। मैं यहां पर हिटलर की तारीफ करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं हिटलर का एक पक्ष गलत भी नहीं था। समझे, नेशनलिज्म वाला जो पार्ट था कि वो राष्ट्रवादी था, जो कुछ किया उसने देश के लिए किया, लोगों को मारा काटा, जो भी था वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन रियलिटी ये है वो एक नेशनलिस्ट था। समझे, उसने जो भी किया वो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्टों के चंगुल से अपने देश को बचाने के लिए किया। और मैं इस मामले में भले ही वो कैसा भी हो उसका इस मामले में तारीफ जरूर करता हूं। मारा वो गलत था, दुनिया के इतने बुरी तरीके से किसी को नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो खून से हाथ कम्युनिस्टों के भी उससे कहीं कम नहीं रंगे, कहीं ज़्यादा रंगे हैं। चाहे आप स्टालिन को उठाकर देख लें जिस तरीके से उसने तातार मुस्लिम्स को मारा, चाहे आप चाइना को उठाकर देख लें जिस तरीके से शिनजियांग के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, चाहे आप अमेरिका को उठाकर देख लें जिसने दुनिया के बहुत सारे बड़े रीजन को न जाने कितने बॉम्ब और मिसाइलों से ख़त्म कर रखा है। तो खून से तो हाथ सभी के रंगे हुए हैं। अकेले हिटलर को विलन बना के अपने दामन को छिपाने की जो कोशिश होती है वो गलत है। जो राजसत्ता है, राजसत्ता हमेशा खूनी, सत्ता के हाथ हमेशा खून से रंगे होते हैं, कोई सत्ता पाक साफ नहीं होती। समझे, नरमुंडों पे इनके सिंहासन रखे होते हैं, याद रखिएगा, इनके सिंहासन नरमुंडों पर रखे हुए होते हैं। तो अकेले हिटलर को दोष देने की जगह सभी को दोष दीजिए।
वो एक राष्ट्रवादी था और उसने महज पिछले अगले अपने शासनकाल के 10 साल के अंदर अंदर जर्मनी को जिस फर्श से उठाकर आसमान में पहुंचाया और जिस तरीके से उसने कम्युनिस्ट रजीम को और जिस तरीके से उसने बाकी रजीम्स को पीछे हटाया, वो उसकी एक अलग तारीफ थी। उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, दोबारा से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले सिनारियो जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले सिनारियो डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से भाई एक टाइम पे हिटलर को नहीं रोका गया तो हिटलर सबको खा जाएगा, वो सिचुएशन आ चुकी थी। आज चाइना के मामले में है कि अगर चाइना को नहीं रोका गया तो चाइना सबको खा जाएगा। अब आगे क्या डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।